सेकंड पॉइंट जो है वो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का, कि अब आपके कंट्री के अंदर कैसे आपने उस कंट्री को आगे लेके चलना है, उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कितना है। फॉर एग्जांपल आजकल बड़ा आता है कि जी अब हमें छींक भी आईएमएफ से लेके मारनी है, वी बेगर्स कैन बी चूज़र्स, या इमरान खान कहता है कि जी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया और ये सारे जो है उस प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल करके मुझे हुकूमत से हटा दिया। External influence should be discouraged as a country. As simple as that. You should be making your own decisions and telling them this is how we want to run the country. This is for the best of our people. हमारे नज़दीक हमारे लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते. We will not accept that. So we have to be strong in giving a strong response. अगर हमसे कोई जंगी अड्डे मांगता है तो we have to say absolutely not. We have to be in that state. अगेन मैं सिर्फ पीटीआई के नैरेटिव को नहीं बात कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि एज अ पाकिस्तानी वेयर वी डू वी हैव टू बी, और एज अ पेट्रियाटिक पर्सन वेयर डू वी हैव टू बी. सो ये हमें कहना पड़ेगा. इसकी एग्जाम्पल, और ऐसे आपके इंटरनल पॉलिटिक्स जो मर्जी हो, आपके इंटरनल पॉलिटिक्स में इख्तलाफ हो सकता है, मुसलमान हैं, मुसलमानों के आपस में इख्तलाफ हो सकते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप उस इख्तलाफ को यूज़ होने दें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए भी. उसके एग्जांपल के लिए अगेन हम हिस्ट्री में जाते हैं. सहाबा के दौरान सिविल वार हुई, और दैट वाज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट सिविल वार जो कि मुसलमानों के दरमियान हो सकती थी. ये थी हज़रत अली का दौर. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर के अंदर सबको पता है, नहीं भी पता तो उनकी जो खिलाफत का दौर था, इट वाज नॉट वेरी स्टेबल दौर, क्योंकि उससे जस्ट पहले हज़रत उस्मान की शहादत हुई थी. हज़रत उस्मान के ऊपर अगेन मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बट की पॉइंट्स अगर लोगों को हिस्ट्री का नहीं पता कि हज़रत उस्मान की शहादत के पीछे रीज़न क्या था. हज़रत उस्मान ने अपनी फैमिली मेम्बर्स, दूर के फैमिली मेम्बर्स या जैसे मर्ज़ी, उन लोगों को डिफरेंट सूबों के अंदर अच्छे पोजीशंस के ऊपर लगा दिया था. वॉज द गवर्नमेंट वर्किंग? येस, बट बहुत सारे लोगों का एतराज़ था कि इस्लामी निज़ाम इस तरह का नहीं होना चाहिए, कि आपको फेवरिज़म के अंदर नहीं जाना चाहिए. तो उनके ऊपर यह एतराज़ था, तो उसकी वजह से उनके ऊपर एतराज़ आ रहा था, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि लोग उनको शहीद करने पहुँच गए. हज़ारों का मजमा उनके घर के इर्द गिर्द जमा हो गया. हज़रत अली ने हज़रत हसन और हुसैन को दरवाज़े के ऊपर खड़ा किया कि किसी को तुमने अंदर दाखिल नहीं होने देना. लेकिन जो लोगों ने ठानी हुई थी वो उनके घर के छतों के ऊपर से कूद के उनके कमरे के अंदर दाखिल हो गए, और उनके ऊपर बार बार वार करके उनको शहीद कर दिया गया. और उसके बाद उन्हीं लोगों ने, वो लोग ज़्यादातर आए थे कूफा से, कूफा के लोगों के बारे में भी आपको बताता हूँ. वो उन लोगों ने उसके बाद हज़रत अली के हाथ पे बैत कर ली कि आप हमारे नेक्स्ट खलीफा हैं. अब हज़रत अली उस वक्त अगेन बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में चले जाएंगे कि हज़रत अली क्यों उस वक्त खलीफा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जिस वक्त बाकी सारे सहाबा ने जिनके नाम नॉमिनेटेड थे उन्होंने माजरत कर ली. हज़रत अली ने सबसे पहले माजरत की थी, उसके बाद बाकी सारे सहाबा ने भी माजरत कर ली. तो फिर हज़रत अली ने इस बोझ समझ के उस खिलाफत को एक्सेप्ट किया कि मुल्क जो है विदाउट लीडर नहीं रहना चाहिए. सो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और उन्हीं लोगों ने उनके हाथ पे भी बैत कर ली. अब हज़रत अली के साथ वो लड़ाई हुई क्यों? उसके लड़ाई के अंदर हज़रत आयशा ने भी पहले जंग की हज़रत अली के साथ, और उसके बाद हज़रत अमीर माविया ने भी जंग की हज़रत अली के साथ. और उनका सबसे ज़्यादा क्लेम क्या था कि हज़रत उस्मान की शहादत का बदला लिया जाए. हज़रत अली का मसला ये था, वो उसके अगेंस्ट नहीं थे, उनका हाथ मुलविस नहीं था. उनका मसला सिर्फ ये था कि वो उसका जो जिन्होंने शहीद किया था, जो कातिल थे, उनका पता नहीं लगता था कि वो कौन है, क्योंकि सैकड़ों लोग उनके घर में घुस गए थे. अब किन लोगों ने वार किया उसके लिए कोई वहाँ पे एनी शाहिद नहीं मिलता था. जिसको वो कूफा के लोगों से पूछते थे कि तुम बता दो कि किसने शहीद किया है ताकि अमन हो सके, तो हज़ारों लोग खड़े हो जाते और कहते थे कि हमने किया. अब वो हज़ारों, पूरा का पूरा जो शहर था कूफा का, उसको तो सज़ा नहीं दे सकते थे, उनको तो कत्ल नहीं किया जा सकता था. उस सज़ा के लिए तो हज़रत अली मजबूर हो जाते थे. वो कहते थे कि मैं कैसे हज़ारों लोगों को सज़ा दे दूँ.
تو ये डिस्प्यूट था जिसके ऊपर, तो हमें इस चीज़ का भी थोड़ा सा मैं और बात कर दूं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल पाक की वाइफ़ हैं, हमारी माँ है, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इतनी इज़्ज़त करनी चाहिए कि हम अपनी माँ से ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए। और हज़रत अमीर माविया जो हैं वो जनरल रहे थे हज़रत अबू बकर के दौर में, गवर्नर रहे बाकी खुलफा के दौर में, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहनोई भी थे। तो वो भी एक, और वो उन जवान सहाबियों में से है, वो लास्ट कड़ी थी सहाबा की जो कि फ़तह मक्का के दौरान उन्होंने ईमान कबूल किया था। तो ये वो आखिरी कड़ी थी जो कि प्रॉपर सहाबी थे जिन्होंने रसूल पाक को देखा, उनके साथ टाइम गुजारा था। तो हज़रत अमीर माविया जो है वो भी हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त सहाबी हैं। तो उन्होंने इवन दो जंग की हज़रत अली के साथ, लेकिन उनको हम बुरा भला दिल में सोच भी नहीं सकते। उनकी ताज़ीम हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी हज़रत अली की और बाकी सहाबा की। क्यों? ये सहाबी सारे बिशारत लेके आए हुए हैं, तो इसलिए इनके बारे में हम कभी बुरा नहीं सोच सकते। उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोई इस्लामी नहीं था, पॉलिटिकल था। इस्लामी नज़रिए पे उनका इशू नहीं था, वो तो सिर्फ इस बात के ऊपर जंग थी कि भाई इस चीज़ का हज़रत उस्मान के लोगों कत्ल का जो है, शहादत का, उसका बदला होना चाहिए। और हज़रत अली भी कहते थे होना चाहिए, लेकिन मैं पकड़ूं कैसे। तो बहरहाल जंग इस बात पे थी। अब मुसलमानों के दरमियान में भी जंग हुई, हज़रत आयशा के साथ जंग हुई, लेकिन उनका जंग के दौरान भी आपस में क्या तरीक़ाकार था कि आपस में उनकी पॉलिटिकल अनबन चल रही है। हज़रत अली उस वक्त कूफा में शिफ्ट हो चुके थे, और अगेन अगर आपको नहीं पता कि वो कूफा क्यों गए, क्योंकि इस्लामिक सल्तनत उस वक्त एक्सपैंड कर रही थी। तो मदीना की जगह जो खलीफा बैठना शुरू हो गया कूफा के अंदर, उसकी रीज़न ये थी कि इस वक्त ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, कूफा आपके इराक़ के अंदर है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन चल रही थी। तो पर्शिया के साथ अगर आपको कहीं पे, क्योंकि बॉर्डर वहाँ पे आपका एक्सपैंड कर रहा था, इराक़ में सारी हुकूमत हो चुकी थी, तो अगर आपको वहाँ पे ऑर्डर्स कोई भेजने होते थे, तो अगर मदीना के अंदर, जो कि मदीना बिल्कुल वेस्ट में है, इराक़ आपका बिल्कुल ईस्ट में है, तो अगर आपको कोई ऑर्डर भेजना होता था तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेंड द ऑर्डर ऑफ द खलीफा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि अपना जो सेंट्रल हुकूमत थी वही कूफा में शिफ्ट कर ली थी कि यहाँ से हम आउटवर्ड एक्सपैंड करेंगे, और बाकी जगहों पे डिफरेंट गवर्नर्स बैठे हुए थे। अमीर माविया जो थे वो सीरिया में, जो आपका बिल्कुल वेस्ट के अंदर रीजन है सऊदी अरेबिया के ऊपर, वो सीरिया में गवर्नर थे। वहाँ पे अब हज़रत अली कूफा के अंदर है, वहाँ से पे जंग हुई, हज़रत आयशा वहाँ पे फ़ौज लेके गई, वहाँ पे जंग हुई। लेकिन जंग के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु, जिस वक्त डिफ़ीट हो गई, हज़रत अली जो है वो हज़रत आयशा के पास जाते हैं और उनके साथ उनका हाल चाल पूछते हैं, और उसके बाद उनको विद सिक्योरिटी वापस भेजते हैं। तो ये था इस्लाम का तरीका। इतनी ताज़ीम थी उनके दरमियान, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो यही कहते थे कि हमारी पर्सनल जंग नहीं है। हज़रत अमीर माविया के साथ जिस वक्त जंग हुई, हज़ारों मुसलमान शहीद हो गए उसके अंदर, लेकिन शाम जिस वक्त होती थी, फिर जो शहीद हो जाते थे, हज़रत अली, हज़रत अमीर माविया इकट्ठे एक दूसरे के मुसलमान जो शहदा थे उनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे होते थे। ये था उनका आपस का प्यार कि इस्लाम है। वो हमारे जो आपस के मसाइल हैं, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बट इस्लाम के कवानीन और हमने आपस में कैसे रहना है वो उन्होंने दिखा दिया था हमें कि ऐसे आपस में मिल के रहना है। और इसी की एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने आपको बताना है कि इन हालात के अंदर जिस वक्त अमीर माविया के साथ उनकी जंग हो रही थी, अमीर माविया अपनी सीरिया से फ़ौज लेके आ गए कि मैं बैत नहीं करूंगा आपके हाथ के ऊपर, हज़रत अली के हाथ के ऊपर, जब तक कि आप बदला नहीं ले लेंगे। तो हज़रत अली भी आ गए कि वी कैन नॉट लेट वन ऑफ द बिगेस्ट जो आपका प्रोविंस है उसका गवर्नर बैत किए बगैर नहीं रह सकता। तो या तो आप अगर बैत नहीं एक्सेप्ट करते, गवर्नर चेंज कर लें या बैत कर लो, क्योंकि वी हैव टू बी यूनाइटेड। अच्छा, इस वक्त क्योंकि सीरिया आपका वेस्ट साइड के ऊपर था और बेजेंटीन एम्पायर यानी जो रोमन ईस्टर्न एम्पायर थी वो आपकी
सारी वेस्ट साइड के ऊपर अवेलेबल है, ये आपका तुर्की कॉन्स्टेंटिनोपल का एरिया। तो उस वक्त उनके लिए बड़ा अच्छा मौका था कि ये लोग तो आपस में सिविल वॉर के अंदर बिजी हैं, तो इस वक्त हमला कर सकते हैं। अमीर माविया को खबर मिल गई कि इस तरह वो लोग सोच रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप यकीन जाने कि उन्होंने एक ख़त लिखा, और उस ख़त के अंदर उन्होंने इस किस्म के अल्फाज यूज़ किए कि रोमन डॉग्स, अगर तुमने इस्लामी हुकूमत के ऊपर, हज़रत अली की हुकूमत के ऊपर इस वक्त वार करने की कोशिश की, तो अमीर माविया हज़रत अली की पहली तलवार बन के सामने आएगा। मतलब आप ये देखें कि पॉलिटिकल आपस का कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह, लेकिन जिस वक्त एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आया तो अमीर माविया ने वो छोड़ के सबसे पहले कहा कि हज़रत अली की तरफ से सबसे पहले वॉरियर कौन मैदान में उतरेगा, वो अमीर माविया होगा जो हज़रत अली को रिप्रेजेंट करेगा। ये है आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को फाइट करने का तरीका। ये नहीं कि अमेरिका से लेटर आए तो आप ये कहें कि ठीक है अमेरिका के साथ मिल जाओ, अपने ही मुल्क को डुबो दो, आपकी इज्जत नहीं रहती। तो ये तरीका था। बहरहाल यहीं पे इस पॉइंट को ख़त्म कर देते हैं। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री आपको अगर जानना हो कि अच्छा ये कूफे वाले ऐसे क्यों थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको कूफा वाला के बारे में भी बता दूंगा, तो अगर किसी को नहीं पता, कूफा के लोग एक्चुअली इराक़ के लोग ऐसे नहीं हैं। इवन दो हम उन्हें कूफा वाले कहते हैं, लेकिन वो इराक़ के लोग ऐसे नहीं हैं। ये एक्चुअली अरब का ही एक कबीला था जो बड़ा जंगजू कबीला था। जंगजू से ये ना समझें कि ये अच्छे मुसलमान नहीं थे, ये बड़े सख्त कट्टर मुसलमान थे। तो इन्होंने इवन दो हज़रत उस्मान को शहीद भी किया, लेकिन बड़े कट्टर मुसलमान थे। तो सारी नमाज़ें भी पढ़ते थे, कुरान भी हिफ़्ज़ किए हुए थे इन्होंने, बहुत बहुत सख्त थे, लेकिन जंगजू थे। इनकी नीयत में जंग थी, लड़ाके थे। हज़रत उमर के दौर में इन्होंने क्या किया था कि हज़रत उमर से भी ये संभाले नहीं जाते थे लोग, तो उन्होंने क्या किया था कि यार इनकी नेचर ऐसी है कि इनको बेटर यूटिलाइज़ करें। अगेन आप अपनी कौम की स्ट्रेंथ को देखते हैं कि यार ये बंदा किधर बेटर यूटिलाइज हो सकता है। उस वक्त अगेन वही ईस्टवर्ड की तरफ एक्सपेंशन थी और आपका बॉर्डर जो था वो सबसे कमज़ोर होता है। तो उन्होंने सारे इस कौम को शिफ्ट कर दिया था कूफा के रीजन में। कूफा उस वक्त बॉर्डर था, तो कूफा के रीजन में, कूफा उस वक्त कैपिटल नहीं था, बॉर्डर था, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था कि तुम बॉर्डर की हिफाजत करो। वो जंगजू थे, लड़ पड़े वहाँ पे, बॉर्डर के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं हुई, वो बॉर्डर वापस नहीं गया उन लोगों की वजह से। तो उस कौम का एहसान भी था कि वो बड़े जंगजू थे, उन्होंने संभाल के रखा मुस्लिम सल्तनत को। तो हज़रत उमर ने उस मैन पावर को बड़ा इंटेलिजेंटली यूटिलाइज़ भी किया।